मैं कभी आपको आज के इस क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम BANC 134 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम खुसूसी तौर पर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी कुछ क्लासेस पढ़े जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ने की कोशिश की, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैसे बना, और इस आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस पढ़ लिए। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अब हम कोशिश करेंगे जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने आज तक समझा है, उसको समेटने की कोशिश करेंगे, उसको और इजाफे के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और किस हिसाब से हम अब उस समय के ऊपर पहुंचे हैं जहां पे अब हम उन टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो जो टाइपोलॉजीज इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने ब्लॉक 3 में, जिसमें हम डेटिंग मेथड्स और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डेटिंग मेथड्स के बारे में बात किया कि हमारे पास एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स होते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड्स होते हैं। फिर हमने ये समझ लिया कि रिलेटिव डेटिंग मेथड्स हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये समझ लिया कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स हम किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले कुछ क्लासेस में ऑलरेडी अंडरस्टैंड की। अब जब हम प्रीहिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं या उनको समझने के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रीहिस्टोरिक कल्चर्स, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हिस्ट्री हमारे पास 3 डिफरेंट हिस्सों में रखी गई है। एक वो हिस्सा जिसमें हमें कोई भी लिखावट सामने नहीं है, कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। दूसरा वो हिस्सा जिसमें हमारे पास कुछ लिखावट तो है, कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। और तीसरा वो वाला हिस्सा जिसमें हमारे पास प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है। अब इन तीनों हिस्सों को प्रीहिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुसूसी तौर पर प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी या प्रीहिस्टोरिक हिस्ट्री जो है उस पे ज्यादा फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि हम वो चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो लम्हे जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो टाइम फ्रेम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें इंसान के अतीत के बारे में समझा रहा है, इंसान के उन कल्चर्स के बारे में अंडरस्टैंड करा रहा है, इंसान के उन लाइफस्टाइल्स के बारे में बात करा रहा है जो कि किसी भी लिटरेचर में अवेलेबल ना है। और इसी से अब हम जब होलिस्टिक साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम इंसान को बस प्रेजेंट में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंसान को पास्ट में भी अंडरस्टैंड करते हैं, हम इंसान को पास्ट में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। So, as an anthropological outfit, as an anthropological platform, we need to understand the evolution of human beings from the basics. हमें evolution of इंसान का देखना पड़ेगा बराबर जब से जो इंसान बना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने वो ट्रांजिशनल फेजेस कैसे आगे ले ली, ट्रांजिशनल फेजेस के बाद किस हिसाब से वो आगे चला गया, किस हिसाब से वो फिर होमो सेपियंस बना, होमो सेपियंस के बाद किस हिसाब से उसने मॉडर्नाइजेशन की, अपने आप को किस हिसाब से एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के साथ अडॉप्ट किया। ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारा मकसद था कि हम ये पढ़ें, ये जानने की कोशिश करें कि किस हिसाब से जो प्रीहिस्टोरिक नॉलेज है, जो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर्स ऑफ द ह्यूमंस है, इससे हमें क्या होगा, इंसान का वो बेसिक पॉइंट, इंसान का वो इनिशियल पॉइंट जिसमें इसने सिविलाइजेशंस में अपना कदम रखा, जिसमें इसने लिटरेचर सीखा, इसने अपने आप को अडॉप्ट किया, चाहे हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें या हम सोशल एवोल्यूशन की बात करें, तो दोनों चीजों से, दोनों लम्हात से, दोनों प्लेटफॉर्म्स में ये अपने आप को चेंज कर रहा था, ये अपने आप को चेंज में ला रहा है। जिसमें फॉर एग्जांपल जब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के सोशल कंसर्न, सोसाइटल कंसर्न, जैसे फॉर एग्जांपल किनशिप है, फैमिली है, डाइवोर्स है, मैरिज है, रिलेशनशिप्स है, सोसाइटी में ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस है, ये इंस्टीट्यूशन जो है
ये सारी चीजें हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में समझते हैं। लेकिन अगर इसी इंस्टीट्यूशन के हम पास्ट की बात करें, क्या ये चीजें पुराने जमाने में हो रही थी? क्या ये चीजें प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम्स में हो रही थी? क्या ये चीजें उन समय में हो रहे थे जिस समय पे इंसान अभी वो आर्किक होमो सेपियंस था, या अभी भी ऑस्ट्रेलोपिथेसीन था, या अभी भी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस था? क्या इसके पास ये काइंड ऑफ सोशल इवोल्यूशन हुआ था? किस हिसाब से अपने आप को इसने चेंज किया? ये सारी चीजें जो है हम असल में कुछ टूल्स को लेके, कुछ आर्टिफैक्ट्स को देख के ही फिर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी, आप लोगों ने समझा होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने वो उसके बारे में याद होगा जब हमने क्या कहते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था। जूलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा समय है जिस समय में जो हमने देखा कि पूरा का पूरा विदाउट लिविंग बीइंग्स था, प्रीकैम्ब्रियन पीरियड जिसको हमने नाम रखा है, प्रीकैम्ब्रियन एरा। उस प्रीकैम्ब्रियन एरा में हमने देखा कि कोई भी लिविंग स्पीशीज ज्यादातर, या ह्यूमंस के बारे में जब हम बात करें तो कोई भी ह्यूमन उन दिनों पे कोई अवेलेबल नहीं था। ये हमारे पास कुछ पहले इनिशियल लोका था, क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीसेलुलर बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने, लेकिन अभी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमंस नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता जब हम फिर कैम्ब्रियन क्या कहते हैं और ज्यादा आगे चलते गए, एंड देन वी रीच्ड क्या कहते हैं पेलियोसीन, इयोसीन, प्लेस्टोसीन, ये सारी चीजें, ये जगहों पे हम पहुंच गए। देन वी केम टू द टाइम फ्रेम कॉल्ड प्लेस्टोसीन। और जब हम प्लेस्टोसीन में पहुंचे, जो कि ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन ईयर्स एगो से लेके ऑलमोस्ट 0.01 मिलियन ईयर्स, दैट मींस व्हाट वी कैन से 11,000 ईयर्स एगो, जो कि जब से ये प्लेस्टोसीन की मैं जब बात कर रहा हूं, इसमें आपने देखा कि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि देयर इज अ कंप्लीट चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमने देखा कि इंसान पूरा अब ट्रांजिशन हुआ था, इंसान एक ट्रांजिशन में आ चुका था, इंसान अब एक होमो सेपियंस बन चुका था। जैसे होमो निएंडरथैलेंसिस हमने देखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता होमो सेपियंस हमने देखे, तो ये होमो सेपियंस ऑलमोस्ट बन चुके थे। और इन होमो सेपियंस के पास एक प्रॉपर कल्चर था। अब जब मैं कल्चर की बात करता हूँ, कल्चर in its understanding says it's the set of rules that manipulates, that says that how I have to play the role in the society. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गाड़ी को चला रहे हैं, और गाड़ी को चलाने के लिए हम एक ड्राइवर, गाड़ी को चलाने के लिए तेल, गाड़ी को चलाने के लिए हमारे पास पहिए, ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तब जाके गाड़ी चलती है। तो इसी हिसाब से जब हम सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ये सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है जिसमें ये एक जगह पे रहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी को फंक्शन करा रहा है कल्चर, बिकॉज ये कल्चर एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल ट्रेड्स, कल्चरल रूल्स, जिससे ये इंसान अब इस सोसाइटी में अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है बाकी लोगों के साथ। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर ऑफ द पीपल, वी से कश्मीरी कल्चर ऑफ द पीपल, वी से अफ्रीकन कल्चर्स, वी से जापानीज कल्चर, वी से चाइनीज कल्चर्स। इट्स बिकॉज उन लोगों का एक सेट ऑफ रूल्स है, वो अपने हिसाब से लाइफ गुजारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, हम जब ट्राइब्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बकरवाल्स, जब हम बकरवाल्स के बारे में बात करते हैं, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कल्चरल ट्रेड्स जिसमें वो ट्रांसह्यूमन स्ट्रक्चर्स अपनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जम्मू से लेके गुरेज तक चले जाते हैं विंटर्स के से दूर भागने के लिए, सॉरी क्या कहते हैं, गर्मियों से दूर भागने के लिए, पास्चर्स के लिए अपने भेड़ मवेशियों को वहां पे लेके जाते हैं, और वहां से आके इस प्रक्रिया में, इस मोशन में, इस प्रोसेस में उन लोगों को शादी भी होती है, उन लोगों का खाना भी होता है, टेंट्स में रहते हैं, वो सब चीजें होती है। ये सारी चीजें कल्चर उनको सिखाता है, और यही एक सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करते जा रहे हैं। इस हिसाब से आप कश्मीरी कल्चर के बारे में बात करोगे, पीपल आर जस्ट कीपिंग दोस कल्चरल ट्रेड्स विद इन देमसेल्व्स, सो दैट हमारा जो एक वो कश्मीरियत का एक कल्चरल कनोटेशन है वो कंटिन्यू रहे, वो बरकरार रहे। सो कहीं ना कहीं हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल्चर है ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो इस सोसाइटी को चला रहा है। अब जब हम कल्चर के बारे में बात करते हैं तो कल्चर दो टाइप्स का होता है। एक, या तो ये मटेरियल कल्चर होगा, दूसरा या तो ये नॉन मटेरियल कल्चर होगा। इसको हम कभी कभार टेंजिबल कल्चर के नाम से या इनटेंजिबल कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये चाहे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो, दोनों
कल्चरल होल बनाने के लिए या इस कल्चर को, इस सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए। अब चूंकि जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम अतीत के बारे में बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह पाएंगी, जो मटेरियल कल्चर में आती है, जिससे इसका मटेरियल कल्चर बन जाता है, वो रह जाती है। और जो नॉन मटेरियल कल्चरल कोनोटेशंस हैं, जो नॉन मटेरियल कल्चरल हेरिटेज है, वो खत्म हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वो चीजें होती हैं जो वाबस्ता होती हैं इन मटेरियल कल्चर्स के साथ। अगर फॉर एग्जांपल कोई बिलीफ है, कोई रिचुअल है, कोई बिलीफ है कि हमें फॉर एग्जांपल मंडे को बाहर नहीं जाना है, मंडे को हमें चढ़ावा चढ़ाना है, ये चीजें सेम नहीं रह सकती अगर कि हमारे पास लिटरेचर ना हो। तो हमारे पास बस मटेरियल कल्चर के हिस्से ही रहते हैं, और मटेरियल कल्चर के हिस्से में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली चीजें इस्तेमाल होती है। रोजमर्रा चीजों में हमारे पास टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, घरेलू सामान होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, ये सारी चीजें हमारा मटेरियल कल्चर बनाते हैं। और यही मटेरियल कल्चर को हम जब एक्सकेवेट करते हैं, तब जाके हम ये बता पा रहे हैं कि ये लोग इस चीज से ये कर सकते थे, ये लोग इस चीज से ये कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं हम वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को भी डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं। असल में जब आप मटेरियल कल्चर को प्रॉपर तरीके से डिक्रिप्ट करोगे, तब जाके आप उसके साथ वाबस्तगी में जो इंटेंजिबल कल्चरल कोनोटेशंस थे, उनको भी आप समझोगे, उनको भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो हमारे पास अब जाके क्या कहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स। इन कल्चर्स में हमारे पास जबकि सीजे थॉमसन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि सीजे थॉमसन ने प्रीहिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिसमें इसने स्टोन एज बोला, दूसरा ब्रोंज एज बोला, और तीसरा आयरन एज बोला। तो सीजे थॉमसन वाज द गाय हु डिवाइडेड प्रीहिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। इसने बोला कि हमारी जो प्रीहिस्ट्री है, इस प्रीहिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसमें से एक हिस्सा वो है जिसमें ये लोग बस अपना स्टूल्स इस्तेमाल करते थे, और दूसरा हमारे पास वो लोग हैं जो ब्रोंज एज इस्तेमाल करते थे, जो ब्रोंज टूल्स इस्तेमाल करते थे। अब जाके हमारे पास ये आइडिया आया कि टूल्स मटेरियल कल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब चूंकि हमारे पास एक्सकेवेशन में बहुत सारे स्टोन टूल्स मिल रहे थे, आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, ये सारी चीजें मिल रही थी, इन चीजों के बुनियाद पे इसने सीजे थॉमसन ने प्रीहिस्ट्री को डिवाइड किया 3 हिस्सों में। हमारे पास अब एक है जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं ब्रोंज एज बोलते हैं, तीसरा जिसको हम आयरन एज बोलते हैं। अब जब हमारे पास 3 डिफरेंट एजेस आए, देखिए एज या जिसको हम ट्रेडिशन के नाम से भी जानते हैं, आगे जाके हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रेडिशन क्या होता है, टूल क्या होता है, आर्टिफैक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई एक टूल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्स इस्तेमाल करते हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं, इसको हम टूल बोल रहे हैं। अब अगर एक ही जगह पे बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं जहां पे ये बनाए जा रहे थे, इसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। और इसी इंडस्ट्री में हम अब इसको इतना जान चुके हैं कि इसको हम कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम अब टूल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड द टूल टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, एंड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट वी कॉल एज ट्रेडिशन। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स आए। इसमें हमारे पास एक्सेस आए, इसमें हमारे पास कोर टूल्स आए, इसमें हमारे पास फ्लेक टूल्स आए, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं माइक्रोलिथ्स आए, मैक्रोलिथ्स आए, बहुत सारे अलग अलग किस्म के टूल्स आए। कुछ टूल्स ब्रोंज के बने थे, कुछ टूल्स आयरन के बने थे। नाउ सीजे थॉमसन ने इन सारे आर्टिफैक्ट्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। हमारे पास एक हिस्सा बना जिसमें बस स्टोन टूल्स है, दूसरा हिस्सा बना जिसमें बस ब्रोंज टूल्स है, और तीसरा हिस्सा बना जिसमें हमारे पास कुछ ब्रोंज टूल्स और कुछ आयरन टूल्स भी अवेलेबल
है। सो इससे हमें एक आइडिया मिला कि इंसान का जो प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम था, इसने 3 हिस्सों में अपने आप को ट्रांजिशन में लाया। इसमें अपनी जो इवोल्यूशन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स किया 3 हिस्सों में इसने डिवाइड किया। लेकिन फर्दर स्टेजेस के बाद जब वो से एक क्या कहते हैं हमारे पास एक what we call as Paleolithic, sorry, Stone Age into 3 different aspects. उसने अब और 3 हिस्सों में Stone Age का किया। एक जिसको इसने Paleolithic रखा, दूसरा Mesolithic रखा और तीसरा Neolithic रखा। तो हमारे पास अब 3 डिफरेंट सेगमेंट्स थे Stone Age के, और ये 3 भी इसने ऐसे ही नहीं बोले थे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिसर्च। और रिसर्च से हमें पता चला कि जो पेलियोलिथिक में टूल्स थे वो डिफरेंट थे, जो मीजोलिथिक में टूल्स थे, हाँ स्टोन्स तो थे लेकिन वो डिफरेंट ट्रेडिशन के थे, और जो नियोलिथिक में थे वो डिफरेंट ट्रेडिशन के थे। क्यों? क्योंकि इनमें जो टाइपोलॉजी है, जो टूल टेक्नोलॉजी है, वो सारे के सारे अलग अलग थे। इनमें जो टाइप्स थे वो अलग थे, इनमें जो टाइप्स थे वो अलग थे, और जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही थी बनाने के लिए वो अलग थी। ठीक है ना? नाउ क्योंकि अब हमारे पास 3 हिस्से बने, वी हैव पेलियोलिथिक, वी हैव मीजोलिथिक एंड वी हैव नियोलिथिक। लेकिन फर्दर स्टडीज के बाद देखा गया कि जो पेलियोलिथिक है ये एक बहुत बड़ा लंबे समय है, और इस लंबे समय में भी बहुत मिनिएचर और बहुत ही कम किस्म के इवोल्यूशंस देखे गए इन दीज टू टूल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज इवोल्यूशंस, ऑन द बेसिस ऑफ दोज चेंजेस इन द मेकिंग, इन द टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन मेकिंग tools, we divided the tradition, we divided the age of Paleolithic into 3 different aspects, 3 different parts. एक जिसको हम लोअर पेलियोलिथिक बोलते हैं, दूसरा जिसको हम मिडिल पेलियोलिथिक बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम अपर पेलियोलिथिक के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इसमें टेक्नोलॉजीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो रही थी, और इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग किस्म के टूल्स अवेलेबल थे। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा है, यहाँ पे कोर टूल्स थे, यहाँ पे फ्लेक टूल्स थे, और फ्लेकिंग भी एक चीज यहाँ पे लिखी गई है। कोर टूल्स किन टूल्स को बोलते हैं, फ्लेक टूल्स किन टूल्स को बोलते हैं, और फ्लेकिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं, इसके बारे में हम अब पहले जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम कोर के बारे में बात करते हैं, जब हम एक कोर टूल के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये वो टूल्स होते हैं जब एक क्या कहते हैं स्टोन से हम थोड़ी थोड़ी चीजें चिप्स कर रहे हैं, हम उनको उठा रहे हैं, चिप्स को उठा, इफ दिस इज अ टूल, इस टूल को मैं थोड़े थोड़े हिस्से उठा रहा हूं, और फिर बीच में जो ये टूल बना, बीच में जो ये हिस्सा बना, इससे मैं कोई टूल बना रहा हूं, इसको मैं कोर टूल के नाम से जानता हूं। इसी को मैं कोर टूल के नाम से जानता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इस तबल का, जो इस स्टोन का जो कोर था, इसी से मैंने टूल्स बनाए। इसमें हमारे पास चॉपर्स आते हैं, और इसमें भी हमारे पास 2 किस्म की कोर टूल्स होते हैं, एक जिसको हम सिंगल एजेड भी बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम बाइफेशियल कोर टूल्स भी बोलते हैं। जब हम कोर टूल्स के बारे में बात करते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोर टूल्स, वी हैव बाइफेशियल कोर टूल्स एंड वी हैव सिंगल एज्ड, व्हाट वी कॉल एज सिंगल एज्ड कोर टूल्स। और इन सिंगल एज्ड कोर टूल्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ टूल, इस टूल को मैं एक ही साइड से एज कर रहा हूं, एक ही पोर्शन से मैं इसको उठा रहा हूं, दैट मींस अगर ये एक कोर टूल है, ठीक है ना, लेट्स कीप दिस इज अ कोर टूल, इस कोर टूल को मैं एक ही साइड से चिप कर रहा हूं, दैट मींस सिंगल एज्ड, और इसको मैं यहां से अब इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट इट मेक्स इट लाइक ए चॉपर। ठीक है ना, ये एक चॉपर बनता है, या जिसको हम सिंगल एज टूल भी बोलते हैं, इसको हम सिंगल एज्ड कोर टूल के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं बाइफेशियल। बाइफेशियल मींस इसको हम 2 साइड से, 2 चेहरे, 2 फेसेस है, बाइफेशियल। दैट मींस हम इसको इस साइड से भी तैयार कर रहे हैं, इस साइड से भी तैयार कर रहे हैं, ताकि मैं इसको इस साइड से भी इस्तेमाल कर पाऊं या अच्छे से ग्रिप कर पाऊं, और इस साइड से भी तैयार कर रहा हूं ताकि इससे मैं इस्तेमाल कर पाऊं। ठीक है ना, सो वी हैव व्हाट वी कॉल एज सिंगल एज्ड एंड वी हैव बाइफेशियल टूल्स। ठीक है ना, अब जब हम क्या कहते हैं सिंगल एजेड की बात हो या बाइफेशियल की बात हो, ये दोनों चीजें लोअर पेलियोलिथिक में इस्तेमाल होते थे, क्योंकि अभी क्रूड टेक्नोलॉजी थी इस इंसान के पास, ये अभी प्रॉपर तरीके से टूल्स को
मैनिपुलेट नहीं कर पाता था, उनको प्रॉपर तरीके से मैन्यूवर नहीं कर पाता था, उनको प्रॉपर तरीके से तराश नहीं पा रहा था, उनको प्रॉपर तरीके से तोड़ नहीं पा रहा था। दे वर जस्ट रफ टूल्स, ठीक है ना। सो इस रफ टूल्स को ही मोस्ट ऑफ द टाइम चॉपर और चॉपिंग टूल के नाम से आप देखेंगे। लेकिन आहिस्ता 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 इसने सीखा कि नहीं, इस चॉपर को अगर मैं और थोड़ा ट्रेन करूं और थोड़ा अच्छे से ट्रिम करूं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स के नाम से भी बना सकता हूं, ताकि इसको मैं एक कुल्हाड़ी की शेप से भी इस्तेमाल कर सकता हूं। दो एक्स वाज नॉट ओनली मेंट फॉर टू ब्रेक द वुड और समथिंग लाइक दैट, इसको ये अलग अलग चीजों में भी इस्तेमाल करता था। अलग अलग चीजों में कहीं हड्डियां तोड़नी थी, कहीं फॉर एग्जांपल किसी मरे हुए जानवर की खाल उठानी थी, या बाक्स उठाने थे, नट्स तोड़ने थे, ये सारी चीजें वहां पे इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट इस्तेमाल होते थे, अलग अलग तरीके से ये स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। सबसे पहला है ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक मोस्ट ऑफ द टाइम्स लवर पैलेलिथिक में इस्तेमाल होता था। और ब्लॉक ऑन ब्लॉक से ही आपको पता चलता है कि अगर नीचे एक ब्लॉक है, एक पत्थर है, इसको मैं दूसरे पत्थर से टक्कर मार रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पत्थर है, ये ऑलरेडी एक पत्थर पड़ा हुआ था, अब इस पत्थर को मैं इस पत्थर से मार रहा हूं। इससे क्या होगा, इसमें से भी चिप्स उठेंगे या इसमें से भी चिप्स उठेंगे। दैट मींस आई एम जस्ट यूजिंग टू टूल्स। इफ फॉर एग्जांपल दिस इज अ टूल, दिस इज अ स्टोन, आई एम जस्ट हैमरिंग इट लाइक दिस। इससे क्या होगा, इसमें चिप्स उठेंगे और ये एक टूल बनेगा। इसको हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही क्रूड शेप्ड क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी थी जो ये इस्तेमाल कर रहे थे। सिंपल बेसिक टेक्नोलॉजी थी जो ये इस्तेमाल कर रहे थे स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। उसके बाद देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज स्टोन हैमर और डायरेक्ट परकशन टेक्निक। स्टोन हैमर में ये क्या करते थे, स्टोन हैमर से ये अगर ये कोई टूल है, अब ये इसको टूल बना रहे हैं, इसको ये इससे टक्कर मार रहे हैं, इससे ये टक्कर मारे, दैट मींस इससे चिप्स उठेंगे। इससे पहले ब्लॉक ऑन ब्लॉक में क्या था, ये जिससे टक्कर मार रहे थे वो टूल था, दैट मींस दिस वाज टूल एंड दिस वाज जस्ट अ सिटिंग स्टोन जिसके ऊपर मैं इसको टक्कर मार रहा था। आई वाज जस्ट फ्लिपिंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ना जैसे हम फॉर एग्जांपल जब हम मैच स्टिक्स जलाते हैं तो मैच स्टिक जो है वो टूल है, उसको मैं इससे जला रहा हूं, दैट्स द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक। लेकिन जब आप स्टोन हैमर और डायरेक्ट परकशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, इस समय पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टोन को हाथ में पकड़ के अब इसको आप टक्कर मार रहे हैं किसी स्टोन से। दैट मींस आप डायरेक्ट परकशन, इसको पूरा टक्कर इसको मार रहे हो, डायरेक्टली इसको प्रोसेस मार रहे हो, ताकि इससे ये चिप्स, ये फ्लेक्स उठ जाए और इसको एक टूल के हिसाब से हम इस्तेमाल अब कर पाएंगे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टोन हैमर और डायरेक्ट परकशन टेक्निक। अब आगे जाके इसी में थोड़ा इजाफा हुआ, बिकॉज जब हम डायरेक्ट परकशन से टक्कर मारते हैं, जब हम डायरेक्टली किसी चीज को टक्कर मारते हैं, तो जो फोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज जब हम स्टोन हाथ में ले रहे हैं और दूसरे स्टोन को टक्कर मार रहे हैं, द फोर्स विल बी ह्यूज। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा टक्कर से मारते हैं। इससे क्या होता था, जो ये चाहता था कि इतना ही फ्लेक उठे, उससे ज्यादा उठता था। कभी कभार तो ये पूरा टूल ही ब्रेक हो जाता था। सो टू कंट्रोल द फोर्स, इसने क्या किया, दूसरी एक टेक्निक इस्तेमाल की जिसको हम सिलेंडर हैमर और हॉलो हैमर टेक्निक के नाम से जानते हैं। असल में इसने जो स्टोन हैमरिंग कर रहा था, ये जिससे ये उठा रहा था, ये चिप्स उठा रहा था, उससे क्या होता था कि कंट्रोल ये नहीं कर पा रहा था कि कौन से चिप्स उठा पाएगा, कितने बड़े चिप्स उठा पाने। So to manipulate that, to control that, to maneuver that, फोर्स को मैन्यूवर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, बचाने के लिए, चिप्स को हल्का रखने के लिए, इसने जो स्टोन्स ये अब मारने के लिए इस्तेमाल करता था वो छोड़ के इसने अब सिलेंडर हैमर इस्तेमाल किया। सिलेंडर हैमर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डियर एंटलर्स होते थे या कोई वुड होता था जिससे ये अब टक्कर मारता था। इससे क्या होता था, एंटलर्स हो या वुड हो, इससे जो ये फोर्स दे रहा था वो थोड़ा कम होके इसको टक्कर मार रहा था, जिससे क्या होता था, ये कंट्रोल के हिसाब से इसमें से चिप्स उठा पा रहा था, इसमें से फ्लेक्स उठा पा रहा था। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज सिलेंडर हैमर और हॉलो हैमर टेक्निक। ये वो टेक्निक थी। अब चूंकि मिडिल पैलेलिथिक में आते आते इसने जो ये कोर टूल्स थे, ये सारी चीजें थी, ये इसने छोड़ दी। इसने ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं,
छोड़ दिया, बिकॉज इसको लग रहा था कि अब मुझे थोड़ा सा इजाफा लाना है अपने टूल्स में, टूल्स को थोड़ा और क्या कहते हैं मैनिपुलेट करना है, टूल्स को थोड़ा और शार्प बनाना है, थोड़ा टूल्स को थोड़ा और व्हाट यू कॉल वर्केबल बनाना है। तो इसने अब थोड़ा सा टेक्निक चेंज किया टूल्स को बनाने के लिए। फर्स्ट दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्लैक्टोनियन टेक्निक। ये असल में नाम पड़ा है एक साइट में जो कि वेस्टर्न यूरोप में क्या कहते हैं, एक साइट है क्लैक्टन ऑन सी जो इंग्लैंड में है, जहां पे आप देखेंगे क्लैक्टन ऑन सी, उसी के नाम पे इसको क्लैक्टोनियन के हिसाब से देखा गया, क्लैक्टोनियन टेक्निक के नाम से देखा गया। ये असल में फर्स्ट फ्लेक टूल टेक्नोलॉजी थी या फर्स्ट फ्लेक टूल कल्चर था। इससे पहले लोअर पेलियोलिथिक में ये क्या करता था, ये कोर टूल्स इस्तेमाल करता था। अब इसने सीखा कि कोर टूल्स को मुझे ज्यादा खींच खींच के मारना पड़ रहा है, खींच खींच के उतारना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोर टूल्स में इसने एचिलियन या हमारे पास क्या कहते हैं हैंड एक्सेस इसने बनाए थे, वो सारी चीजें या चॉपिंग ट्रेडिशंस इसने जो इस्तेमाल किए थे वो सारे के सारे कोर टूल्स में ही इस्तेमाल होते थे, जिसमें हमारे पास होमो इरेक्टस वगैरह वो सब लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इवन अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे ऑस्टियोडेंट्रोक्रेटिन के नाम से एक ट्रेडिशन जाना जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं। बिकॉज अभी स्टोन टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई थी और अचानक से भी इसके मन में ये नहीं आया कि आज मैं स्टोन टूल्स बनाऊंगा। सो देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरीथिंग। तो चाहे आप स्टोन टूल्स बना रहे हो, चाहे आप ब्रोंज टूल्स बना रहे हो, सो देयर शुड बी अ हिस्ट्री रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ये ऐसे ही इसके मन में ख्याल नहीं आया कि चलो आज मैं स्टोन टूल्स बनाता हूं, नहीं। जो इसके पूर्वज थे, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स आते हैं, जिसमें हमारे क्या कहते हैं बहुत सारे अलग अलग जो हमारे फॉसिल्स आते हैं बिफोर होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, वो फॉसिल्स क्या करते थे, दे वर यूजिंग अ ट्रेडिशन कॉल्ड ऑस्टियोडेंट्रोक्रेटिन। ऑस्टियोडेंट्रोक्रेटिन क्या था, वो कोशिश करते थे जो चीजें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनको ही इस्तेमाल करें। तो ऑस्टियो मीन्स वो बोन्स इस्तेमाल करते थे, डेंटियो मीन्स वो धातु को इस्तेमाल, और क्रिएटिन मीन्स वो बाकी बाल खाल वगैरह वो सब चीजें इस्तेमाल करते थे। असल में उनके पास जो मरे हुए जानवर होते थे, उनके जो वो हड्डियां होती थी, उन हड्डियों को तोड़ मरोड़ के वो इस्तेमाल करते थे फॉर सम काइंड ऑफ एज सम टूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को ब्रेक करने के लिए वो एक हड्डी उठा रहे हैं, एक चीज या किसी भगाने के लिए, एक तीर बनाने के लिए वो एक बूम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम बनाने के लिए एक बूम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्टियोडेंट्रोक्रेटिन का जो ये टेक्निक था वो इससे पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको लगा कि जो ये अब जो मैं जो बूम टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज वो फ्रेजाइल होते थे, जल्दी से टूट जाते थे और प्रॉपर तरीके से शार्प नहीं हो पाते थे या प्रॉपर तरीके से उनको वो हैंडल आउट नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से इसने कोशिश की कि मैं क्या करूं, मैं कोशिश करूं इसको चेंज करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए। देन ही ट्राइज टू बेसिकली मैनिपुलेट द स्टोन्स। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता स्टोन्स को उस हिसाब से बनाने की कोशिश की, जिसमें अब इसने क्या किया, ही ट्राइज टू चेंज इट इनटू द चॉपर्स, हैंड एक्सेस वगैरह वगैरह। अब जब हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसमें ट्रेडिशन था, जो सबसे पहले इसमें टेक्निक जो थी, जिसको हम क्लैक्टोनियन या जिसको हम इसके नाम पे पढ़ा है, जो एक इंग्लैंड में एक साइट है क्लैक्टन ऑन सी, उसके नाम पे इस टेक्निक का नाम पड़ा है। और ये पहला क्या कहते हैं फ्लेक टूल ट्रेडिशन था या फ्लेक टूल टेक्निक थी। अब मैं आप लोगों को असल में समझा रहा हूं कि फ्लेक होता क्या है, फ्लेक कैसे बनता है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक कोर है और कोर को मैं ऐसे तराश रहा हूं, मैं इसको टक्कर मार रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा चिप उठता है, एक छोटा सा हिस्सा निकल आता है बाहर की तरफ से, जिसको हम फ्लेक के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप इसको आप तेज करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑलरेडी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं, बिकॉज जब आप टक्कर मारते हैं तो जो एंगल होता है जिससे ये चिप्स उठते हैं वो ऑलरेडी बहुत शार्प होते हैं। तो उन चीजों को ये अब इसने थोड़ा बहुत सीखा, अब मैं इसको और थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ, थोड़ा और चिपिंग करता हूँ, जिसकी वजह से इसमें अब और क्या कहते हैं शार्पनेस आएगी और ज्यादा वर्केबल कंडीशंस में ये इस्तेमाल होगा। सो ये पहला फ्लेक टूल टेक्निक था। इससे पहले ये सारे के सारे इस्तेमाल करता था जो कि क्या थे, जो थे क्या कहते हैं हमने कोर टूल्स थे, ठीक है ना। अब
ये जो फ्लेक टूल्स थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोप में, अफ्रीका में, वेस्टर्न साउदर्न एशिया में इस्तेमाल होते थे। और अगर आप इस इलेक्ट्रोनियन सी में आप याद देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्री क्या कहते हैं प्लेस्टोसीन या लवर प्लेस्टोसीन जो हमारा टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में हमने देखे गए। और कुछ चीजें हमने यहाँ पे देखी, कुछ कोर टूल्स भी इसके साथ देखने को मिले फ्लेक्टोनियन के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टेक्निक इस्तेमाल होती थी और ये अब फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। बिकॉज कहीं ना कहीं कोर टूल्स में उतनी वो क्षमता नहीं थी, उनमें वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाते थे, लेकिन फ्लेक टूल्स अब प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो पाते थे। उसके बाद हमारा दूसरा है जिसको हम नाम बोलते हैं लेवोल्यूशन टेक्निक। और ये लेवोल्यूशन टेक्निक भी क्या कहते हैं एक साइट के नाम पे इसका नाम पड़ा है जिसका नाम है लेवोल्यूश स्पेडेट, जो कि फ्रांस में नाम पे फ्रांस में एक साइट है, उसी के नाम पे इसका नाम लेवोल्यूशन टेक्निक के नाम से रखा गया। यहाँ पे क्या देखा गया कि जो कोर टूल्स पहले बनाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कोर टूल है, इसको मैं चिपिंग कर रहा हूँ, पहले इसको मैं साइड से सारे में चिप्स कर रहा हूँ, चिपिंग उठा रहा हूँ और इसको मैं रेडी कर रहा हूँ। जब ये ऊपर से मैंने तैयार किया उसके बाद लास्ट में मैं इसको यहाँ से एक टक्कर मार के ये वाला जो उठेगा एक फ्लेक उठेगा। बिकॉज इससे पहले आप देखिए पहले ये कोर टूल था, जब ये कोर टूल है इसको मैं यहाँ से भी चिपिंग करूंगा तो कहीं ना कहीं एक नाम दिया गया है, उसको हम टोटाइज शल कोर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते थे, टोटाइज कोर को पहले तैयार करते थे, कोर को पहले ये रेडी करते थे, इस साइड से भी चिप्स उठाई, इस साइड से, इस साइड से, दैट मींस एक पोर्शन इसका पूरा क्लीन कर दिया, लोगों ने चिपिंग कर दी और लास्ट में फिर इसको ऐसे टक्कर मार के ये वाला पोर्शन उठा दिया, जिसकी वजह से ये एक शार्प टूल बन जाता था, जिसको एक साइड से ऑलरेडी चिपिंग की गई थी और दूसरे साइड से जब आप इसको टक्कर मारोगे तो ऑटोमेटिकली ये एक फ्लेक टूल बनेगा। तो इसको हम लेवोल्यूशन नाम से जानते हैं, लेवोल्यूशन हम किन से भी जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लेवोल्यूशन में ये है कि यहाँ पे टोटाइज कोर शल को पहले तैयार किया जाता था, उसके बाद इसमें से फ्लेक टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है ना। उसके बाद जब हम आगे चले गए, हम अपर पैलेलिथिक में चले गए, तो यहाँ पे मिडिल पैलेलिथिक में एक और टूल भी इस्तेमाल होते थे जिसको हम मोस्टेरियन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। मोस्टेरियन कल्चर जो कि रॉक शेल्टर्स में और मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेदरलैंड्स इस्तेमाल करते थे, और ये मिडिल पैलेलिथिक के टाइम में बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं एक समय था। लेकिन यहाँ पे भी देखा गया कि एक नाम के नाम से इसको नाम रखा ले मोस्टियर उसका नाम है, जो कि फ्रांस में एक साइट है, उसी के नाम से इसको मोस्टेरियन कल्चर के नाम से जानते हैं और इसी नाम पे फिर इसको दिया गया है मोस्टेरियन कल्चर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे नीदरलैंड्स के साथ मोस्टेरियन कल्चर को बहुत ज्यादा एसोसिएट किया जाता है कि ये नीदरलैंड्स ज्यादातर मोस्टेरियन कल्चर को ही अपनाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी हैंड एक्स पाई नहीं जाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्लेक टूल्स को इस्तेमाल करते थे और बाकी टूल्स को, और हैंड एक्स इसके पास अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। अब थोड़ा सा इसको लगा कि नहीं, टाइम फ्रेम में चेंज हुआ, हमारे पास क्या कहते हैं स्पीशीज चेंज होती गई, देन वी केम टू अ डिफरेंट ट्रेडिशन व्हाट वी कॉल एज अपर पैलेलिथिक। अपर पैलेलिथिक में आते आते जब हम इंसान ने क्या किया, इसने बहुत चीजें ऑलरेडी सीख चुका था। इसका जो वो ट्रांजिशन था फ्रॉम कोर टूल्स टू फ्लेक टूल्स एंड फ्लेक टूल्स टू अप समथिंग लाइक न्यू, तो इसने अपने आप को और ज्यादा एडवांस में लाया और इसने ब्लेड टूल्स को बनाना स्टार्ट किया। ब्लेड टूल्स असल में क्या होते थे, जो हम आजकल नाइव्स इस्तेमाल करते हैं या हमारे पास जो ब्लेड्स होते थे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे और शार्प ट्रेडिशंस में थे, इस्तेमाल होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल cutting of the hides, cutting of the meat, cutting of the plants or something like that, उसके लिए इसने ब्लेड्स बनाना इस्तेमाल किया। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम कोर टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कोर टूल्स को ये जब बना रहा था उस टाइम इसके पास वो क्षमता नहीं थी कंट्रोल करने की कि मुझे कौन सा हिस्सा कैसे तोड़ना है, कैसे ये सारी चीजें सीखनी है। फिर आहिस्ता 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 इसने फ्लेक टूल्स के ऊपर काम करना सीखा। इसने सीखा कि फ्लेक टूल्स को मैं और ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अब अपर पैलेलिथिक में आते आते इतना सीख लिया था कि ये अब ब्लेड टूल्स इस्तेमाल कर रहा था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये ब्लेड टूल ट्रेडिशन अपर पैलेलिथिक से लेके स्टार्ट हुआ, लेकिन ये फिर लास्ट में मेसोलिथिक में खत्म हुआ। बिकॉज मेसोलिथिक में भी इसने यही ब्लेड टूल टेक्निक्स इस्तेमाल किए थे। कहीं ना कहीं ये तब भी मेसोलिथिक में भी ये टूल्स इस्तेमाल कर रहा
था। स्टार्ट तो ये हुआ था क्या कहते हैं अपर पैलेयोलिथिक में ही, लेकिन खत्म ये हुआ क्या मेसोलिथिक में, बिकॉज मेसोलिथिक के बाद भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो प्राइम ऑफ दैट ब्लेड टेक्निक्स थी वो मेसोलिथिक में हो रही थी। अब चूंकि हमारे पास ब्लेड टूल टेक्निक्स के भी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग हमारे पास क्या कहते हैं 5 कल्चर्स में ब्लेड टूल टेक्निक्स को डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पेरिग्टोनियन, दूसरा आता है ओरिग्नेशियन, तीसरा आता है ग्रेविशियन, चौथा आता है सोलिट्रियन, चौथा आता है मैगलेनियन। ये असल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से टूल्स या ब्लेड टूल्स बनाने के तरीके हैं, और यही चीजें इस्तेमाल होती थी क्या कहते हैं इन ब्लेड्स को बनाने के लिए। अब जब हम ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले जब हम क्या कहते हैं ट्यूटलपिनोनियन, या जिसको हम दूसरे नाम से पेरिगोटिनियन के नाम से भी जानते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे 35,000 ईयर्स अगो टू अराउंड 29,000 और 28,000 ईयर्स अगो तक चला, और वहां पे ये बहुत ही क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से ब्लेड्स बनाते थे और रेजर शार्प ब्लेड्स बनाए जाते थे। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पेरिगोटिनियन है ये अब मोस्टेरियन कल्चर जो वहां पे उसका था नेदरथल का था, वही आगे जाके अडॉप्ट होता गया इनटू पेरिगोटिनियन। वहां पे फ्रांस में ये भी पाया जाता है, और यहाँ पे भी पेरिगोड एक क्या नाम है पेरिगोड एक साइट है फ्रांस में, उसी के नाम से इसको पेरिगोटिनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा नाइफ्स इस्तेमाल होते थे, ये चाकू जो बनाते हैं हम उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। रेजर्स का इस्तेमाल होता था जो कि फ्लिंट से ये बनाते थे, वो बहुत शार्प होते थे, उससे भी बनाते थे। इवन के क्या कहते हैं पॉइंट्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, जो कि एरो हेड्स के इस्तेमाल से ज्यादा होते थे। या जब हम स्पेयर लगाते हैं उसमें भी सामने एक ब्लेड का इस्तेमाल होता था, वो ज्यादातर इस्तेमाल होता था इस पेरिगोटिनियन में, ठीक है ना। लेटर प्लेस्टोसीन टाइम तक ये चला, लेटर प्लेस्टोसीन टाइम तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे ट्रेडिशन में पहुंचे, जिस ट्रेडिशन का नाम है ओरिग्नेशियन। ओरिग्नेशियन जो कि क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोल रहे हैं कि ये जो मॉडर्न होमो सेपियंस थे, या जो होमो सेपियंस अब बन चुके थे रादर देन होमो निएंडरथालेंसिस, ये जो होमो सेपियंस थे इसमें से क्रोमैग्नन जो बन रहा था वो इस्तेमाल कर रहा था हमारा ओरिग्नेशियन। और ओरिग्नेशियन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे म्यूजिकल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखा गया कि दे आर यूजिंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मेड ऑफ बोन्स वो देखे गए। दैट मीन्स दे वर काइंड ऑफ आर्टिस्ट्स, बिकॉज इससे हमें पता लगता था कि वो प्रॉपर तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से टूल्स बना पा रहे थे, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थी। और क्या कहते हैं स्क्रैपर्स इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिले, नाइफ्स इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिले, इसमें चिजल्स देखने को मिले, इसमें क्या कहते हैं एरो स्ट्रिंग्स भी इसमें देखने को मिले, एरोज एंड द स्ट्रिंग्स ये हमारे इस ओरिग्नेशियन में देखने को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रोमैग्नन वाला बंदा इसके साथ एसोसिएटेड था, और लेटर प्लेस्टोसीन टाइम फ्रेम में ये देखने को मिलता था। उसके बाद हमारे पास सोलिटेरियन, हमारे पास जो है सोलिटेरियन कल्चर जो था अराउंड 21,000 ईयर्स टू 19,000 ईयर्स, दैट मींस ऑलमोस्ट 2,000 ईयर्स तक ये चला, 3,000 ईयर्स तक ये चला। 21,000 ईयर्स टू 19,000 ईयर्स इस समय तक हमारे पास सोलिटेरियन कल्चर्स चल रहे थे। और इस सोलिटेरियन कल्चर में अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं लीफ शेप्ड पॉइंट्स देखने को मिले। ये जो पॉइंट्स बना रहे थे वो पत्तों के शेप के हिसाब से बनाए जाते थे। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा माइक्रोलिथ्स या ब्लेड टूल्स टेक्नोक्स इस्तेमाल होते थे। विलो लीफ जो हमारे होते हैं ना, उसी शेप के ये जो टूल्स बनाते थे या एरो हेड्स बनाते थे, ये देखने को मिले। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे ये जो सोलिटेरियन वाला ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, बस सेंट्रल यूरोप के अराउंड में ही देखने को मिलता है, और सेंट्रल यूरोप के अराउंड में इसको ज्यादातर नहीं देखा जाता है। यहाँ पे भी बोला जाता है कि क्रोमैग्नन वाज द गाय, क्रोमैग्नन वाज द पर्सन हु वाज यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक। उसके बाद हमारे पास अब है मैगलेडिनियन। मैगलेडिनियन जो है कि क्या कहते हैं अराउंड 18,000 ईयर्स टू 12,000 ईयर्स देखने को मिला। 18,000 साल से कबल 12,000 साल तक, दैट मींस अराउंड 4 साल 5 साल तक ये भी चला, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि पेलियोलिथिक पीरियड का ये सबसे लास्ट वाला स्टेज था, लास्ट वाला पीरियड था। इससे पहले भी हमारे पास ग्रेविशियन पीरियड था, जो कि क्या कहते हैं
सोलिटेरियन से भी पहले देखने को मिला, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। और यहाँ तक अब जब हम बून टूल्स हो, एंटलर्स हो, ये सारे टूल्स अब यहाँ तक इस्तेमाल होते थे। इसके बाद अब ये टूल्स खत्म हो गए और इसके बाद अब जाके आहिस्ता आहिस्ता हम मेसोलिथिक टूल टेक्नोलॉजी में पहुंच गए। वंस द टूल टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर आप पंचिंग टेक्निक के बारे में बात करें, सो वी आर समथिंग पंचिंग विद समथिंग, जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं समझाया था। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी चीज को उठाना है, आई एम जस्ट पंचिंग इट विद दैट chisel or something like that। इससे क्या होता था, जो टूल था वो बन रहा था प्रॉपर तरीके से, बिकॉज जो कंट्रोलेबल हम इसको टक्कर मार रहे थे, जो स्ट्राइकिंग थी, वो स्ट्राइकिंग फोर्स भी कंट्रोल था, वो एंगल भी कंट्रोल था, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर पा रहे थे। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये टूल्स और छोटे होते गए, ठीक है ना। उसके बाद then we came to a different tradition, what we call as Mesolithic, या what we call as Mesolithic cultural traditions। Mesolithic, बस पहले आप लोगों को मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं। पैलेलिथिक स्टोन टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हमारे पास लोअर पैलेलिथिक में है, फिर मेसोलिथिक में है, फिर अपर पैलेलिथिक में है। हमने देखा कि कोर टूल जो आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपका कर्सर दिख रहा है तो ये आप देख रहे हो, ये एक कोर टूल है। आहिस्ता 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 इसने किस तरीके से इसको ग्राइंड किया, बाइफेशियल चीजें बना दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको किस तरीके से इसने और फाइन ग्रेन किया, इसको किस तरीके से ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया, किस हिसाब से इसने वो ब्लेड ट्रेडिशंस को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, किस तरीके से इसमें ये समझाया, ये सारी चीजें अब इसमें देखने को मिलती है। फिर अब जब हम आगे चलते हैं, जब हम अब मेसोलिथिक ट्रेडिशन में पहुंचे, मेसोलिथिक ट्रेडिशन में पहुंचते पहुंचते इट वाज काइंड ऑफ ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग फॉर देम, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जब अपर पैलेलिथिक में इसने अपने आप को चेंज किया, अपर पैलेलिथिक में इसने अपने आप को अब कन्वर्ट किया, अपर पैलेलिथिक में इसने अब अपने आप को पूरा का पूरा वो चेंज किया, जो टूल टेक्नोलॉजी थी, वो जो टूल ट्रेडिशन था, वो सारा का सारा कन्वर्ट किया। बिकॉज आप देख रहे हैं, पहले कोर टूल्स थे, फिर फ्लेक टूल्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या किया कि इसने अपने आप को और कन्वर्ट किया, इसने अपने आप को और चेंज किया इनटू द ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी। फ्लेक टूल से लेके फिर अभी ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी में आया। ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी में आते आते इसने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू व्हाट वी कॉल एज द माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स एक ब्लेड काइंड ऑफ टेक्निक सी थी, लेकिन इसने अब बहुत ही छोटे टूल्स बनाना स्टार्ट किया। अब इसको लगा कि जो मैं ये बहुत बड़े बड़े टूल्स बना रहा हूं, इनका मेरे लिए कोई मकसद नहीं है, इनका मेरे लिए कोई क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये टूल्स इस्तेमाल कर रहा था, जो ये टूल्स अब बना रहा था, दे वर नॉट बेनिफिटिंग हिम, they were not what we call as giving him the benefit he wants, because at the same time, जैसे for example जब हम लेटर प्लेस्टोसिन की बात करें, हमने देखा कि ग्लेशियर्स है, बर्फ है वगैरह, वो सब पूरा का पूरा ढका हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया, अब बर्फ खत्म होने को मिली। जब ये ग्लेशियर्स खत्म हो गई, ग्लेशियर्स का दौर खत्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो बर्फ थी वो पिघल गई। और जब बर्फ खत्म हो गई तो जो लैंड्स थे, जो फॉरेस्ट्स थे, वो सामने आ गए। हमारे पास पानी के सोते बन गए, हमारे पास बर्ड्स बने, हमारे पास फिशेस आ गई, हमारे पास क्या कहते हैं फॉरेस्ट आ गए, जिसकी वजह से लैंड मास जो था ये अब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चला गया। इसमें जो बर्फ थी वो पीछे चली गई, वो अब पोलर रीजन्स की तरफ चली गई, रादर देन इन दिस ट्रॉपिकल एरियाज में अब ये ना रही। अब जबकि हम इस्तेमाल कर रहे थे व्हाट वी कॉल एज क्या कहते हैं इसको, अब जब ये मेसोलिथिक में पहुंचा, इसको लगा कि बर्ड्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास फिशेस भी अवेलेबल हैं, हमारे पास ये चीजें, तो जो बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल कर रहा था उनका अब कोई मकसद नहीं था। दे वर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम, बिकॉज बर्ड्स को मारने के लिए इसको इतना बड़ा पत्थर नहीं चाहिए था, इतने बड़े फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसको बर्ड्स को मारने के लिए एक एरो चाहिए, इसको बर्ड्स को मारने के लिए छोटे छोटे से यूनिट के जैसे, या हमारे पास छोटे छोटे ब्लेड जैसे शेप्स होने चाहिए, नीडल्स जैसे चीजें होनी चाहिए, ताकि आप दूर से ही फिशेस को भी मार सकते हो, हार्पून्स बना सकते थे, या प्रॉपर तरीके से वो क्या कहते हैं व्हाट वी कॉल देम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अभी मुझे याद आएगा, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं मछलियों को पकड़ते हैं, हुक्स, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड, हुक्स हम बना रहे थे, इसी तरीके से ब्लेड्स को बना रहे थे। तो ये इसने मेसोलिथिक स्टोन टूल ट्रेडिशन में इस्तेमाल किया।
तो मेसोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि इसमें जो टाइपोलॉजी थी वो सारे के सारे माइक्रोलिथ्स थे, और माइक्रोलिथ्स मींस बहुत ही छोटे किस्म की टूल्स, इवन कि इट गोज टू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बड़े ही जो टूल्स थे, उससे बड़े नहीं थे। बिकॉज इसका जो क्या कहते हैं जो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन था, उस एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से इसको पूरे के पूरे अपने जो टूल ट्रेडिशन इसने बनाए थे, जो टूल से इस्तेमाल कर रहा था, वो आप इसको पूरे कन्वर्ट करने पड़े, वो इसको अब पूरे के पूरे चेंज करने पड़े, बिकॉज अब उन टूल्स का यहाँ पे उतना ज्यादा रोल नहीं था। ठीक है, इसमें भी हमारे पास यूरोपियन मेसोलिथिक अलग है, इंडियन मेसोलिथिक अलग है। यूरोपियन मेसोलिथिक की जब हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, जिसमें हमारे एज़ीलियन कल्चर है, टार्डिनोसियन है, मेगलोनोसियन है, किचन मेडन है, अर्चबोल है। ये अलग अलग ट्रेडिशंस हैं जो इस्तेमाल देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेड्स, पॉइंट्स वगैरह एज़ीलियन कल्चर में देखने को मिले। टार्डिनोसियन में हमारे पास ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स देखने को मिले। किचन मेडन में हमने देखा कि हीप ऑफ गार्बेज वाज फाउंड, दैट मींस काइंड ऑफ सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक ही जगह पे गार्बेज रख रहे हो, फिर जला रहे हो, ये सारी चीजें ऐसे ही हम नहीं पता। दैट मींस यू वर हैविंग सम काइंड ऑफ ए सैटेलाइट स्ट्रक्चर जहां पे आप ये सारी चीजें कर रहे हो। और इंडियन मेसोलिथिक की जब हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो कार्लाइल थे, उसने इसको टाइम फ्रेम किया है 10,000 बीसी से लेके 2000 इयर्स बिफोर पास्ट। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी। अब मेसोलिथिक में हमने देखा कि जो भी स्टोन टूल्स इस्तेमाल होते थे, ये बहुत छोटे छोटे टूल्स थे। लेकिन अब मेसोलिथिक में आते आते इसने अपने आप को इतना तैयार किया था कि he was able to have arrows, he was able to have spears, he was able to have such kind of what we call as tools, जिससे ये अब होल्ड कर सकता था अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, अपने लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज पे ये सेव कर सकता था। लेकिन जो कि बर्फ भी चली गई, अब इसको लगा कि इट्स बेटर टू सेटल डाउन, इट्स बेटर टू वेट समवेयर, इट्स बेटर टू जस्ट वेट समवेयर। तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को एक ही जगह के साथ वापस रखा, बिकॉज अब इसको पता था कि मैं जंगल में जाके वहां से कुछ चीजें ला के भी यहाँ पे भी खा सकता हूँ। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू जस्ट वंडर ऑल अराउंड, हमेशा मुझे यहाँ वहां जरूरी जाना नहीं है। हाँ, कभी कभार मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूलिथिक जो टेक्नोलॉजी थी, जिसको हम कभी कभार न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन था यही कि इसने बहुत चेंजेस लाई अपनी लाइफस्टाइल में, इसने बहुत अपने आप को कन्वर्ट किया, अपने आप को चेंज किया, जिसमें इसने क्या कहते हैं, इसने सैटल स्ट्रक्चर स्टार्ट किए, इसने पोटरी स्टार्ट की, इसने आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट की, इसने क्लोथिंग बनाने स्टार्ट किए, इसने टूल जो इसने बनाने स्टार्ट किए, ये भी बहुत ही ज्यादा शानदार और शार्प बने थे, और इनका जो अब इस्तेमाल था वो प्रॉपर तरीके से हो रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूलिथिक टेक्नोलॉजी की जब हम करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जो टूल लेके आ रहे हैं, सबसे पहले हम उसको फ्लेकिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उठा रहे हैं, उसके बाद उसको हम जो रफ एजेस हैं उनको उठा रहे हैं, फिर प्रॉपर तरीके से वो रफ एजेस को उठा के हम इनको अब ग्राइंड कर रहे हैं, ताकि वो जो और स्मूथ हो जाए, जो टूल्स है ये शार्प हो जाए, और फिर लास्ट में इसको पॉलिशिंग की जाती थी, ताकि इसमें वो शाइन आ जाए और वो टूल बहुत ही शार्प बने। और अब इससे ये एक्सिस के हिसाब से भी इस्तेमाल करता था, अब ये एज प्लोस, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, जब ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर में आया, सैटेलाइट में स्ट्रक्चर में आने से इसके टूल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था, बिकॉज सैटेलाइट मींस अब इसने डोमेस्टिकेशन इस्तेमाल की, और डोमेस्टिकेशन के लिए या इसने एग्रीकल्चर के लिए वो टूल चाहिए जिसमें इसको काटने के लिए भी कोई चीज चाहिए, खोदने के लिए भी कोई चीज चाहिए, कोई चीज सो करने के लिए भी कोई चीज चाहिए, पानी डालने के लिए भी। दैट मींस द यूजेज ऑफ द टूल्स मल्टीप्लाइड इन न्यूलिथिक टेक्नोलॉजी, और न्यूलिथिक ट्रेडिशन में इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट था टूल्स को इस्तेमाल करना, वो बहुत ज्यादा बड़ा, बिकॉज अब इसको लगा कि नहीं, इसके लिए भी मुझे टूल चाहिए। अब क्या कहते हैं, घास काटने के लिए मुझे एक टूल चाहिए, जमीन को प्लो करने के लिए भी मुझे टूल चाहिए, लकड़ी को काटने के लिए भी मुझे टूल चाहिए, पकाने के लिए भी मुझे टूल चाहिए। तो आहिस्ता 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 इसने एक पोटरी का इन्वेंशन भी किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आग का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
आग ने इसको बहुत चीजों के बारे में सिखाया और चीजों के बारे में इसने अब जो ये टूल्स बना रहा था वो कच्चे पक्के थे, उनको ये पक्का बना रहा था आग में डालने से। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर, ये सब चीजें हम आगे जाके देखेंगे। ये सब चीजें देखने को मिली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक सिविलाइजेशन में अब आ गया, बिकॉज कहीं ना कहीं हैवियर टूल किट्स अब इसके पास अवेलेबल आ गई। अब ये बहुत बड़े बड़े टूल किट्स इस्तेमाल करने लगा। फिर इसी न्यूलिथिक ट्रेडिशन की वजह से बहुत जल्द इसने अपने आप को ब्रोंज एज, आयरन एज में कन्वर्ट किया, बिकॉज दिस टाइम फ्रेम जब हम मेसोलिथिक से अब आगे जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ज्यादा एडवांसमेंट बहुत कम समय में हो रही है, लेकिन जब हम टुवर्ड्स पैलियोलिथिक जा रहे हैं तो बहुत लंबे समय के लिए थोड़ी सी चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि पहले ये पैलियोलिथिक में, फिर इसने अपर पैलियोलिथिक, मेसो पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक से मेसो, मिडिल पैलियोलिथिक से फिर अपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेसोलिथिक में आया। फिर मेसोलिथिक से जो ही इसने न्यूलिथिक में कन्वर्ट किया, ट्रांजिट किया, तो टोटल इसने अपने आप को चेंज किया, टोटल कन्वर्ट किया, एंड देन ही बिकेम ए कंप्लीट सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। और तब जाके हमारे पास जो सिविलाइजेशंस हैं वो अब वजूद में आई, और आहिस्ता आहिस्ता इसने डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, इसने जो टूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाने स्टार्ट किए। जब हम अब टूल टाइपोलॉजी की बात करते हैं, तो टूल टाइपोलॉजी में हमने देखा कि पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स में हमने देखा कि वहां पे जो चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स का बहुत बड़ा रोल था जब हम यूनिफेशियल की बात करते हैं। लेकिन जब हम बाइफेशियल की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि हैंड एक्सेस वगैरह, क्लेक्टोनियन, ये सारी चीजें बनने को मिली। फिर जब हम मिडिल पैलियोलिथिक की तरफ आए तो हमने देखा स्क्रैपर्स वगैरह। अब फ्लेक टूल्स का बहुत बड़ा रोल था, फ्लेक टूल्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपर टूल्स में, फिर जब अपर पैलियोलिथिक में पहुंचे तो यहाँ पे टाइप्स में इसमें हमारे पास ट्रेपेजिट्स थे, लीव्स थे, पॉइंट्स थे, ये सारी चीजें देखने को मिली। और मेसोलिथिक में आते आते ये बहुत ही माइक्रोलिथ्स बन गए, जिसमें इसने पॉइंट्स, हेड्स, एरोज, हुक्स वगैरह ये सारी चीजें बनाने को देखी। फिर न्यूलिथिक में आते आते इसने अपने आप को और ज्यादा चेंज किया। अब जब हम सिरेमिक टाइप्स की बात करते हैं, बिकॉज ये नियोलिथिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नियोलिथिक में ही हमारे पास ज्यादा सिरेमिक टूल्स देखने को मिले थे, और इसमें भी इन लोगों का अलग अलग तरीका था। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बर्तन मुझे बनाना है, ये क्या पोटोस व्हील पे बनाया जाता है या डायरेक्टली बाय हैंड ये बनाया जाता है, विदाउट दैट पोटोस व्हील बनाया जाता है। तो पोटरी किस हिसाब से बना रहा है, सरफेस ट्रीटमेंट ये क्या कर रहा है, इस सरफेस को ये किस हिसाब से बना रहा है, क्या ये मैट प्रिंटिंग लगा रहा है, क्या इस पे कलर ये जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है और कहां से ये मिट्टी ला रहा है, अब इस मिट्टी को ये कैसे तराश रहा है, किस हिसाब से इसको बना रहा है, सरफेस को कौन से ट्रीटमेंट्स कर रहा है, कौन सी चीजों से। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इसने इतना सीखा, इसको लगा कि नहीं ब्लैक वेयर एक अलग है, ग्रे वेयर एक अलग है, तो फायरिंग ये कैसे कर रहा था, इसको जला कैसे रहा था, और उस जलाने से इसको क्या फायदे हो रहे थे, कैसे बेनिफिट्स हो रहे थे। सो सम पोट्री टाइप्स अगर आप देखोगे, अगर आप कश्मीर की बात करें तो बुरजुहूम से बहुत सारी पोट्री मिली है, गुफ्राल से बहुत सारी पोट्री मिली है, इवन की देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दोस पोट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इट वाज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर जस्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ द थिंग्स, समटाइम्स पोट्री वाज यूज्ड to breed the people with them। जैसे फॉर एग्जांपल हम गुफ्राल में देख रहे हैं कि एक पॉट में एक, अगर उस इंसान के पास एक कुत्ता था, पेट था, अगर वो इंसान मर गया तो उस पेट को उसके बर्तन में डाल के उसके साथ वहां पे दफनाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसमें था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनटू इट। अब जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट देख रहे हैं, अब जब हम इसको एज ए कल्चरल बीइंग देख रहे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से जब देख रहे हैं, तो यूजिंग दीज टूल्स, टेक्निक्स एंड टाइपोलॉजीज वी आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमारा पास्ट गुजरा है, जो भी ये प्रीहिस्टोरिक पास्ट गुजरा है, इस प्रीहिस्टोरिक पास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स के लिए, प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स में हम क्या समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि आज अगर ये होमो सेपियंस ऐसे बना है, आज हमारे पास अगर ये ट्रेडिशंस हैं, अगर हमारे पास ये टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, तो इनका जो बेस है, इनकी जो बुनियाद है, वो कहीं ना कहीं प्रीहिस्टोरिक कल्चर से ही बन के आई है, वहीं से इसमें ये चीजें आ चुकी हैं। तो कल्चर्स के हिसाब से अब लोगों ने, इस साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस समय को, इस प्रीहिस्ट्री को कल्चरल की बुनियाद पे अलग अलग
हिस्सों में डिवाइड किया है, दैट टू ऑन द names ऑफ दोज स्टोन टूल्स, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि वी आर सिंपली यूजिंग दोज मटेरियल कल्चरल थिंग्स टू जस्ट पोर्ट्रे द कल्चर्स दैट वर इन द पास्ट। हम बस वो मटेरियल कल्चर को ही देख रहे हैं और उसी मटेरियल कल्चर के नाम पे ही हम चीजों को सामने लेके आ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार इस चीज समय में ये चीजें हो रही थी, लेट्स कीप इट एज अ पेलियोलिथिक। तो ये वो पेलियोलिथिक कल्चर है। अब हमारे पास इतनी भी इंफॉर्मेशन है कि पेलियोलिथिक कल्चर्स में लोग कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, गारों में रहते थे, क्या ओपन फील्ड्स में रहते थे, बिकॉज बहुत सारी साइट्स को एक्सक्रीट किया गया। जो फॉसिल्स हैं, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी, फिर ऑस्ट्रोलॉजी, फिर आर्कियोलॉजी, फिर एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी आपस में मिलके ये सारे ब्रांचेस इस हिसाब से सामने आए हैं कि अब हम प्रॉपर तरीके से एक साइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिटेल के साथ और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं तो आजकल आप देख सकते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करूं, आप आज प्रॉपर तरीके से बोल पा रहे हो कि वहां पे उनके डाइटीज हुआ करते थे। दिस वाज अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, दिस इज द ग्रेनरी, दिस इज द ग्रेट बाथ, यहाँ पे वो सब ऐसे बैठते थे, कुछ रिचुअल्स इसके साथ, या ग्रेनरी में वो कैसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी आर पोर्ट्रेइंग द कल्चर्स ऑफ द पास्ट। हम अब पास्ट के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें योगदान है एंथ्रोपोलॉजी का, आर्कियोलॉजी का, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी का, एक्सकैवेशंस का, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में मिलके। अब फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का भी इसमें रोल है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इसमें, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सब एक हिसाब से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया मिले कि ये पास्ट कैसे गुजरा है। तो कहीं ना कहीं हमने अब इस प्रीहिस्टोरिक टाइम फ्रेम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने सबसे पहला वाला हिस्सा रखा है पेलियोलिथिक, और इस पेलियोलिथिक को नाम लेते ही हम समझ रहे हैं कि ये इंसान अभी भी वंडरर है, ये इंसान अभी भी क्या कहते हैं, ही इज काइंड ऑफ वो एक जगह से दूसरी जगह पे हंटर एंड गैदरर जिसको हम के नाम से जानते हैं, ही स्टिल हंटर एंड गैदरर। अभी भी वो एक से दूसरी जगह पे स्टोन टूल्स बना के लोग पुरानी मरे हुए चीजों को मार रहे हैं, खा रहा है, जो चीजें मरी हुई है उनको खा रहा है। अभी ये सेटल स्ट्रक्चर में नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीसोलिथिक में हमने देखा इसकी टोटल में जो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हुई, जो चेंजेस हुई इसके इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से इसको अपना जो कल्चरल एस्पेक्ट है थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। इसने अब rather than eating those dead animals or something like that, he started to went for fishing. इसने मछलियों को पकड़ना स्टार्ट किया, इसने बर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट किया, इसने छोटे छोटे टूल्स बनाने स्टार्ट किए, एंड देन वी केम टू द नियोलिथिक, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। और जब हम नियोलिथिक रिवोल्यूशन में पहुंचे तो हमारे पास एक सेटल्ड लाइफ स्ट्रक्चर बना, लाइफ स्टाइल्स, और यहीं पे आप देखेंगे एक सिविलाइजेशन की बुनियाद बनी। अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से देखें तो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, एक फैमिली इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, एक सोसाइटी का जन्म हुआ, और इस सोसाइटी को फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने और अडॉप्ट किया और चेंज किया, इवॉल्व किया। फिर ये ब्रोंज एज में बना, बिकॉज इसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो और अपग्रेड होती गई। अब इसको मेल्ट जो ये आयरन और मेल्ट कर पा रहा था, ब्रोंज को मिला पा रहा था, टिन एंड ब्रोंज या कॉपर को मिला पा रहा था। ही कैन एक्सकेवेट, ही कैन क्या कहते हैं मैनिपुलेट दोज मेटल्स, उनको ये फिर इस्तेमाल कर रहा था। मेटलर्जी ने इसमें इस्तेमाल की। आहिस्ता आहिस्ता इसने बहुत सारे बड़े बड़े सिविलाइजेशंस को जन्म दिया, जिसमें हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप देखेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जिसको हम सरस्वती के नाम से आप जानते हैं, तो ये सरस्वती जो साइट थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस सब कंटिनेंट को वजूद में लाने में। इसी में से बहुत सारे कुछ ऐसे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, कुछ टूल्स हैं जो आज भी इस्तेमाल होते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने आयरन एज में कदम डाला, और आयरन एज के साथ साथ ये बहुत सारे अलग अलग किस्म के पोटरीज भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें इसके पास नॉर्दर्न ब्लैकवेयर था, जिसमें इसके पास, और फिर लास्ट में ये एक मेगालिथिक स्कल्पचर में पूछा जब इसने बड़े बड़े पत्थर तराशना स्टार्ट किए। अब ये बिकॉज रिचुअल्स थे, रिलीजन का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आया, रिलीजन का इसमें रोल आया। तो रिलीजन को देख देख के अब इसने लोगों को ग्रेव्स में डालना स्टार्ट किया, और उन ग्रेव्स को फिर ये चैम्बर्ड बनाता था, उनको बड़े बड़े पत्थरों से ये
लगाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए ये एक कल्चर भी स्टार्ट हुआ, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, अदरवाइज हमने इसके बारे में भी बहुत सारी डिस्कशंस की होती। ठीक है ना। आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में आने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन अच्छा रहे।